हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में कंजर्वेशन लॉ स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किया था। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। देखिए, जो एंगुलर मोमेंटम है, सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। जैसे हमने कल जो एक लॉ किया था लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन, हमने ये मान के चले थे हम कि जो लीनियर मोमेंटम है उसका मीनिंग हर बच्चे को पता है। हमने बताया था कि ये इसको P से डिनोट करते हैं, m इंटू वी ये इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर है। मास आपका कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी आपकी चेंज हो सकती है, उसी पे आपका डिपेंड करता है मोमेंटम। तो आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हो कि वेलोसिटी पे डिपेंड करता है मोमेंटम। वेलोसिटी अगर ज़्यादा होती जाती है, बढ़ रही है, तो मोमेंटम हम क्या बोलेंगे, बढ़ेगा। अगर वेलोसिटी कम हो रही है आपकी किसी भी बॉडी की, तो उससे क्या होगा, मोमेंटम उसका कम होगा। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक जैसी है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। अब ये लीनियर वर्ड का क्या होता है, लीनियर वर्ड का मतलब है जो स्ट्रेट चलता हो, सीधा जाए। और अगर हम एंगुलर की बात करें तो एंगुलर के केस में देखिए क्या होगा, जब कोई बॉडी इस प्रकार की मोशन करे, एंगुलर मोशन करे या रोटेटरी मोशन करे, तो उस टाइम पे जो उसका मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। और आपका जो लीनियर मोमेंटम है ये आपका टू डायमेंशनल के लिए इसको आप बोल सकते हो, या जो आपकी कोई बॉडी स्ट्रेट चलती है उस केस में हमारा मोमेंटम कैसा होता है, लीनियर। और अगर हमारी बॉडी एंगुलर मोशन करती है तो उस केस में आपका जो होगा मोमेंटम, उसका वो क्या कहलाएगा, एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए सबसे पहले तो ये होता क्या है इसको देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। इसको आप लीनियर मोमेंटम से रिलेट करके चलना, ये आपका होता था P इक्वल टू एम वी। पी की जगह हमारा क्या आया, L। अब देखो जो यहाँ पे ये मास है, जब एंगुलर मोशन की बात करेंगे तो मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम I से लिखते हैं। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसका आपका जो है +1 फिजिक्स में पूरा एक चैप्टर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वहाँ पे इसको हम डिटेल में रीड करेंगे। यहाँ पे आप इसको सिर्फ इतना समझो कि लीनियर मोमेंटम में जो काम मास करता है, एंगुलर मोमेंटम में वही काम कौन करेगा, इनर्शिया करेगा। और इनर्शिया I जो है इसका फॉर्मूला mr² होता है। m बॉडी का मास, साथ में r² मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर इसमें और डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसको हम इसका जब चैप्टर आएगा तभी इसको डिटेल में रीड करेंगे। मल्टीप्लाइड बाय, देखो यहाँ पे वेलोसिटी थी। अब वेलोसिटी कैसी थी, लीनियर वेलोसिटी थी, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो सीधी चल रही थी। लेकिन अब हमारी बॉडी एंगुलर मोशन में है। एंगुलर मोशन में है तो जो स्पीड या वेलोसिटी होगी वो भी कौन सी होगी, आपकी एंगुलर होगी। और एंगुलर स्पीड को हम ओमेगा से लिखते हैं। ये जैसे W होता है उसको थोड़ा सा ऐसे राउंड में कर दो, इसको बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा क्लियर है। तो हमारा एंगुलर मोमेंटम L का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I इंटू ओमेगा। मास की जगह किसने ले ली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने, और वेलोसिटी की वैल्यू किसने ले ली, जो V की वैल्यू ले ली अपनी ओमेगा ने। अब देखिए लीनियर मोमेंटम वाले केस में हमने क्या बोला था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स अगर जीरो हो, तो उस केस में हमारा लीनियर मोमेंटम क्या होता था, कांस्टेंट होता था। अगर F0 था तो हमने देखा F0 है तो A क्या होगा, 0। A0 का मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी, मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एंड इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन वी नो मास इज आल्सो कांस्टेंट, देन लीनियर मोमेंटम आल्सो विल बी कांस्टेंट और कंजर्व्ड। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम की बात है, यहाँ पे देखो जो लीनियर में जो फोर्स होता था, एंगुलर में फोर्स की जगह टॉर्क ले लेता है। जब एंगुलर मोशन होती है तो फोर्स की जगह टॉर्क ले लेता है। मान लो किसी चीज के ऊपर हमने फोर्स लगाया, वो ऐसे सर्कुलर वे में रोटेट करना शुरू कर देती है, तो जो हमने फोर्स लगाया उसको फोर्स नहीं बोलेंगे, उसको हम टॉर्क बोलेंगे। है तो ये भी एक टाइप का फोर्स, लेकिन ये किसी बॉडी में एंगुलर मोशन पैदा करवाता है, तो इसलिए इसका एक नया नाम दे देते हैं हम, टॉर्क। क्लियर है। तो देखो बिल्कुल लीनियर वाले से रिलेट कर दो इसको। इसमें फोर्स जीरो होता था, इसमें क्या जीरो कर देंगे, टॉर्क। कि अगर एक्सटर्नल अप्लाइड टॉर्क आपका जीरो हो तो उस केस में जो है उसका एंगुलर मोमेंटम किसी बॉडी का वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। तो देखिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन ए सिस्टम,
कि अगर किसी सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता, सिस्टम का मतलब कोई बॉडी हो सकती है, कोई पार्टिकल हो सकता है, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो उसका एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है, ये आपकी डेफिनेशन है। अगर लीनियर मोमेंटम से आप इसको रिलेट करके करोगे तो काफी आसानी से इसको याद कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। अब देखिए एग्जांपल्स फर्स्ट है, व्हाइल रिवॉल्विंग इन इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट व्हेन ए प्लैनेट अप्रोचेस द सन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सन डिक्रीजेज। अब देखो इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है। आपको सबसे पहले ये पता होगी जो सन और कोई भी प्लेनेट उसके चारों ओर रिवॉल्व करता है, किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ये मान लेते हैं कि ये यहाँ कहीं सन है, तो कोई प्लेनेट जैसे अर्थ है, जितने भी हमारे प्लेनेट हैं सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन जो ये चक्कर लगाते हैं, जो ये रास्ता है, सबसे पहले तो हम इस रास्ते को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। जिस रास्ते से हमारे प्लेनेट चक्कर लगाते हैं इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट। अब ये ऑर्बिट कैसा होता है, देखिए ये सर्कुलर नहीं होता, गोल नहीं होता ये, बल्कि ये अंडाकार होता है, एलिप्टिकल होता है। तो एलिप्टिकल जो होगा, आपको पता एलिप्टिकल ऐसा हो जाएगा, अंडाकार, अंडे के जैसा। अब यहाँ जो सन है ना, वो सन कहाँ प्रेजेंट होगा, तो वो सन यहाँ इसके सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि या तो यहाँ होता है या फिर यहाँ प्रेजेंट होता है। इसके लिए आपको पहले थोड़ा सा इलिप्स को समझना पड़ेगा कि इलिप्स होता क्या है। देखिए जो ये अंडे जैसी शेप है, इसकी ये दो एक्सिस होती हैं, एक ये वाली एक्सिस और एक ये वाली एक्सिस। ये एक्सिस बड़ी है, इस बड़ी एक्सिस को बोलते हैं मेजर एक्सिस। ये एक्सिस छोटी है, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। मेजर का मतलब बड़ा, माइनर का मतलब छोटा। क्लियर है। इस मेजर एक्सिस के बीच वाले पॉइंट से इधर मिडल में और इधर मिडल में, ये हमारे इसके फोकस कहलाते हैं, फोकस पॉइंट। जैसे आपने फोकस 10th क्लास में लेंस और मिरर वाले केस में किया था, वैसे ये हमारे इलिप्स के फोकस कहलाते हैं, फोकस F1, फोकस F2। तो जो हमारा सन होगा ना, वो इस किसी एक फोकस पे प्रेजेंट होगा, या तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और अगर यहाँ नहीं है तो आपका सन कहाँ होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा। क्लियर है। ये सब चीजें हमारे जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे, ये सारे टॉपिक आपके स्पेशल दिए गए हैं आपकी फिजिक्स में, उसको हम आगे डिटेल में रीड करते रहेंगे। अभी हम इसको सिर्फ बेसिकली ऊपर से देख रहे हैं कि ये होता क्या है बेसिकली। तो देखिए अब वापस अपनी बात पे आते हैं। अब ये हमने माना कि ये किसी प्लेनेट का ऑर्बिट है, इस प्रकार से इलिप्टिकल ऑर्बिट है, और इसकी मेजर एक्सिस के ऊपर मान लेते हैं इस वाले फोकस के ऊपर हमारा सन है, यहाँ पे आपका सन है। किसी टाइम पे हमारा प्लेनेट यहाँ था, ये हमारा प्लेनेट था, मान लेते हैं ये अर्थ है जो सन के चारों ओर ऐसे रिवॉल्व करती है। तो देखो इस टाइम पे इसकी सन से ये दूरी होगी, इसको हम r मान लेते हैं। अब ये रिवॉल्व करती करती यहाँ पहुँच गई, यहाँ पे, तो यहाँ पे आई, तो देखो इस टाइम पे इसकी दूरी कितनी है, ये वाली है। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि जब ये यहाँ था तो सन से इसकी दूरी ज़्यादा थी, जब ये यहाँ आया तो सन से इसकी दूरी क्या होगी, कम होगी। अब हम इसके एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूला पे आते हैं। देखो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई इंटू में ओमेगा। अब मैंने I का फॉर्मूला आपको इसीलिए बताया था कि I का फॉर्मूला mr² होता है, इसका हमें यहाँ पे यूज करना है। देखो इस I की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास L की वैल्यू क्या बनेगी, mr² ओमेगा। ओमेगा याद रखना आपने क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। m आपका अर्थ का मास है, ये तो कभी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे चेंज कौन होता है, r होता है और ओमेगा। अब देखो यहाँ पे r ज्यादा था, यहाँ पे r ज्यादा था, ये r की वैल्यू आपकी बड़ी थी। यहाँ पे जब ये आया तो इसकी r की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। जब हमारी अर्थ इस प्रकार से सन के चारों एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है तो इसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क जो लगता है वो 0 होता है। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन की माने तो इसके अकॉर्डिंग तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। हमने देखा यहाँ पे r की वैल्यू ज्यादा थी, यहाँ पे r की वैल्यू कम थी, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी तो हमारी बदल रही है लगातार। तो इसको कांस्टेंट रखना है तो इस दूसरी क्वांटिटी को भी क्या होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि मास तो चेंज हो ही नहीं सकता। तो देखिए जब r बढ़ता है तो ओमेगा कम हो जाता है। जैसे मान लो आपके पास कोई भी दो नंबर हैं जिनकी मल्टीप्लाई 16 आती है, एक 4 है दूसरा भी 4 है। अब आपको इनकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट रखनी, मान लिया पहला नंबर बढ़ के 8 हो जाता है तो दूसरा नंबर कम हो गया, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई क्या रहेगी, वही रिजल्टेंट वही सेम रहेगा। तो इस प्रकार से जब r बढ़ता है तो ओमेगा क्या हो जाता है,
कम। इसी प्रकार से मान लो इसकी वैल्यू पहले की 2 हो जाए तो दूसरे की क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। जब r कम हुआ तो ओमेगा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो यहाँ से आपको जो एक बात पकड़नी है वो ये है कि जब हमारा प्लेनेट सन से दूर होता है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होती है, वो धीरे धीरे चलता है। लेकिन जब वो सन के पास आता है तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है। और इस प्रकार से हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगर अब भी आपको समझ ना आए, कोई प्रॉब्लम आए तो एक बार तो वीडियो को दोबारा से देखना, और अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज करके बताना, आपको फिर और नए तरीके से करवाएंगे। नेक्स्ट जो एग्जांपल इसका है ये टोर्नेडो का दिया हुआ है। देखिए जो टोर्नेडो होता है, जो बाउंडर बोलते हैं जिसको, हवा का, इस प्रकार से जैसे जैसे हम इसके अंदर की तरफ जाते हैं वहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे आर क्या हो जाता है कम हो जाता है। अब आर कम होगा तो वापस वही फॉर्मूला आ गया एम आर स्क्वायर ओमेगा। आर कम होगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, और इससे इसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है कंजर्व्ड रहता है। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, कि अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका चार्ज क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, उसके चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइसोलेटेड का मतलब है कि उसके ऊपर बाहर से कोई भी इफेक्ट ना हो। देखिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं इसको। हमारे पास फ्यूजन प्रोसेस है। फ्यूजन का मतलब क्या है, एक हैवी न्यूक्लियस का 2 लाइट न्यूक्लियस में टूटना, ये आप 10th क्लास में कर चुके हैं। ये हमारे पास यूरेनियम है, यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर, 235 इसका मास नंबर। ये जो है हमने न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन 10th क्लास में हमने रीड किया था। जब हम इसको इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन गिराते हैं, न्यूट्रॉन इसके ऊपर बॉम्बार्ड करवाया तो देखिए ये 2 पार्ट्स में टूट जाता है, 56141 बेरियम और क्रिप्टॉन, और प्लस में यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और प्लस में एनर्जी निकलेगी। देखो आपको ये बताया था कि एक न्यूट्रॉन जाएगा, इससे 3 निकलेंगे, इनसे फिर आगे 3 निकलेंगे, और इस प्रकार से हमने एक चैन रिएक्शन नाम की टर्म रीड की थी, न्यूक्लियर चैन रिएक्शन। अब ये तो था रिएक्शन पहले, रिएक्शन होने से पहले, और ये आपके पास सिनेरियो है रिएक्शन होने के बाद। हमने क्या किया, बिफोर फ्यूजन, फ्यूजन होने से पहले टोटल चार्ज देखा तो देखो इसके ऊपर तो कोई चार्ज है नहीं, नीचे वाला नंबर दिखाता है चार्ज, इसके ऊपर कितना 92। फ्यूजन होने के बाद देखो 56 प्लस 36 प्लस यहाँ पे कितना है 3 इंटू 0, तो ये तो 0 ही रहेगा, तो इनको दोनों को हमने ऐड किया तो ये कितना बनता है 92। तो हम देखते हैं कि चार्ज जो है वो किसी भी प्रोसेस में खत्म नहीं होता, बल्कि उतना ही रहता है जितना पहले था। तो हम कह सकते हैं हमारा चार्ज क्या है कंजर्व्ड है। ये था आपका यहाँ तक फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट का, जो आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर फर्स्ट चैप्टर में किसी भी टर्म में आपकी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करके बताएं, आपको वो टर्म दोबारा करवाई जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, हैव ए नाइस।